नमस्कार साथियों, मैं अमित देव शर्मा द बेस्ट ज्ञान की इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 मार्च से 10 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर प्रश्नों को। प्रश्न जो है वो नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल, बैठकें, विज्ञान दिवस व अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो है, अब ये प्रत्येक सोमवार को, कब भाई, प्रत्येक सोमवार को सुबह 9:30 बजे आपको देखने को मिलेगा। टाइम याद रखिएगा, सुबह 9:30 बजे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं आज का और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव जिसका नाम है साहित्य उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ भाई? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 16 मार्च, कब तक भाई? 11 से 16 मार्च 2024 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव यानी साहित्य उत्सव का आयोजन जो है वो शुरू हो गया है। और जो 11 मार्च को शुरू हुआ है और ये 16 मार्च के दौरान होगा, यानी 16 मार्च तक होगा। तो इसका जो आयोजन है वह भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस उत्सव में 1100 से अधिक लेखक और 190 से अधिक विद्वान भाग लेंगे। इस उत्सव में 175 से अधिक भाषाओं के लेखक प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि इस उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। और कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत मंडपम में। कब से कब तक? 11 से 16 मार्च 2024 तक। ठीक है, नाम क्या था? नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, साहित्योत्सव। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 85 वर्ष। ओके, तो भारत सरकार द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद, किसके परामर्श के बाद? चुनाव आयोग से परामर्श के बाद डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि जो पहले सीमा थी वो क्या थी भाई? 80 वर्ष थी। ठीक है, अब इसे 85 वर्ष कर दिया गया है। तो डाक मतपत्र सुविधा के जरिए अब 85 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ यानी बुजुर्ग नागरिक जो होते हैं वह अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। किसका भाई? अपने मत का प्रयोग, यानी डाक के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न: देश की पहली ड्राइवरलेस यानी ड्राइवर रहित यानी चालक रहित, हम लोग कह सकते हैं चालक रहित मेट्रो की शुरुआत हाल ही में किस शहर में होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। कहाँ भाई? बेंगलुरु में होगी। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पहली चालक रहित, ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं चालक रहित और इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्राइवर लेस, मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं BMRCL, को अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, नाम याद रखिएगा क्या कहा जाता है? येलो लाइन कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट प्राप्त हुआ है। आरबी रोड और बोमा संद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी यह लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित रेल ट्रेन प्रणाली होगी। क्या होगी भाई? ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली। ओके, तो यह नई मेट्रो लाइन संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण यानी CBTC प्रणाली का उपयोग करेगी, जो एक आधुनिक रेडियो संचार प्रणाली है। यानी जो संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण है यानी CBTC की बात हो रही है, ये क्या है? एक आधुनिक रेडियो संचार प्रणाली है जो समय पर और सटीक ट्रेन नियंत्रण की जानकारी प्रदान करती है। ओके, तो CBTC प्रणाली अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन यानी UTO को सक्षम बनाती है, जिससे दरवाजे खोलने और बंद करने, रुकने और ट्रेनों की आवाजाही जैसे कार्यों के पूर्ण स्वचालन यानी ऑटोमेटिकली, ठीक है, पूर्ण स्वचालन की अनुमति मिलती है। ओके, तो ये बात हो गई भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की। तो नाम याद रखिएगा, कहाँ ये शुरू होगी? बेंगलुरु में शुरू होगी। ठीक है, और इस लाइन को क्या कहा जाता है? येलो लाइन। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि द बेस्ट ज्ञान का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। ओके, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर जो है, ठीक है, वो फ्री पढ़ने को मिलेगा। ओके,
और इसके साथ ही जो क्यूज हैं वो भी आपको फ्री लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी जो मटेरियल है वो यहाँ पर फ्री भी अपलोडेड है, और द बेस्ट ज्ञान तरफ से एक मेंबरशिप प्लान चलाया जा रहा है, यानी कोर्स कह सकते हैं आप लोग करंट अफेयर मेंबरशिप का। ओके, तो इसमें आप लोग डेली करंट अफेयर, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आप ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं और इसे आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, और अभी जो ऑफर चल रहा है इस ऑफर का आप लोग फायदा जरूर लें। ओके, तो हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। बाकी इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप का, तो वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, यानी यतीन भास्कर दुग्गल ने। तो नई दिल्ली में 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 के दौरान 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ओके, इसमें यतीन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता। वहीं तमिलनाडु की जो बैंसड़ा पिचाई हैं इन्होंने दूसरा, कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो कोलकाता में 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली अंडर वाटर यानी पानी के अंदर जो सेवा, रेल मेट्रो सेवा बनी है उसकी बात हो रही है। अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। इस मेट्रो सेवा का जो निर्माण है वह हुगली नदी के नीचे किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो देश की ये पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है जो कोलकाता में उद्घाटन इसका किया गया है, और यह जो सेवा है वो हुगली नदी के नीचे है जो हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड सेक्शन के बीच है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस मार्ग पर कुल 12 मेट्रो स्टेशन है। इसका निर्माण वर्ष 2017 में शुरू हुआ था और इसका अभी 6 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए सही होगा, झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उनके नए जीवन की शुरुआत करने में आर्थिक सहायता हो सकेगी। क्या हो सकेगी भाई? आर्थिक सहायता हो सकेगी। अब देखिए, झारखंड सरकार ने योजना को शुरू किया है। तो झारखंड की राजधानी हम लोग देखें तो यह है रांची में, और राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, और मुख्यमंत्री की बात ऊपर हो चुकी है तो आपको नाम पता ही होगा, चंपई सोरेन। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस नामक प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी किसके द्वारा? अश्वनी वैष्णव द्वारा। तो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, इन्हीं के द्वारा नीति आयोग के नीति फॉर स्टेटस नामक प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है। क्या है भाई? यह एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर अब भाई बात आई है नीति आयोग की, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो आपने पहले सुना होगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसका संचालन जो है वो योजना आयोग के द्वारा होता था। तो इसी के स्थान पर अब नीति आयोग बन गया है, जिसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। ओके, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन के बेरी। नीति आयोग के अगर सीईओ आपसे पूछ लें तो यह BR सुब्रमण्यम। देखिए, अभी एक प्रश्न पूछा गया था साथियों कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। ओके,
तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया, तो नाम इनका याद रखिएगा। वहीं प्रथम सीईओ आपसे पूछ ले तो ये थे सिंधु श्री खुल्लर। ओके, तो भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस करा। तो किसे कहा जाता है भाई? नीति आयोग को। तो नीति आयोग जो है वो सरकार को परामर्श प्रदान करता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, यहाँ पर अभियान आप लोग पढ़िएगा, अभियान योजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं माई यूवी, योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। ओके, तो राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ओके, ब्याज मुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए सरकार ने 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। ओके, बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ में और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाई सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना में। ओके, तो 4 मार्च 2024 को बिहार के पटना में किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथियों, ये देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कहाँ किया गया, तो बिहार के पटना में। ओके, तो इसका उद्देश्य जो है वो गंगा डॉल्फिन तथा व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। यहाँ पर देखिए डॉल्फिन की बात आ रही है, तो डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 मार्च को। तो दुनिया भर में वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कब 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपसे अगर थीम पूछ ले इस दिवस की, तो थीम बताएंगे लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो ये भाई इस वर्ष की थीम है विश्व वन्यजीव दिवस की। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य की लाख की चूड़ियों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना के हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें अगर हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की चांदी ताराकाती, जिसे हम लोग बोलते हैं चांदी की मूर्तियां, को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो भाई इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा के कटक की है ये प्रसिद्ध, ठीक है, उड़ीसा के कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकसी यानी चांदी की मूर्तियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग उड़ीसा की। तो राजधानी भुवनेश्वर में है, राज्यपाल रघुवर दास हैं और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 1 से 3 मार्च 2024 के दौरान पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। ओके, तो अगला प्रश्न है, संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुराग अग्रवाल। तो 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल, इन्हें ही अभी हाल ही में संसद सुरक्षा प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। वह रघुवीर लाल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, कई पेन्योर हाल ही में किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो कई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। इसे लोअर सुबनसिरी से अलग करके बनाया गया है। किससे भाई, किस जिले से? लोअर सुबनसिरी से। ओके, तो अब अरुणाचल प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वह कितनी हो गई है? 26, जो कि पहले 25 थी। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग देखें तो राजधानी ईटानगर में है और राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां चापचार कुट त्योहार मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। तो मिजोरम में 1 मार्च को बड़े धूमधाम से चापचार कुट त्योहार मनाया गया। चापचार कुट त्योहार जो है वो एक महत्वपूर्ण बसंत त्योहार है। कब का भाई? महत्वपूर्ण बसंत का त्योहार है, जिसे मिजोरम के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो झूम की खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद, कौन सी खेती भाई? झूम की खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद स्थानीय मिजो जनजातियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और चेराओ और चाय नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य भाई? चेराओ और चाय नृत्य। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिजोरम की। राजधानी है आइजोल, राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री अभी बने हैं लाल दुहोमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, ये वीडियो जरा सा भी आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। और आपका कोई अगर सुझाव है तो उसे आप लोग कमेंट करें। ओके, क्या करना है आपको? कमेंट करना है। बढ़ते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का पहला राज्य बन गया है, यानी रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। कौन सी? आयुष्मान कार्ड योजना। ओके, तो इसके तहत क्या होता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त प्रदान किया जाता है। किसके तहत भाई? आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। तो बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। पहले भी अभी डिस्कस हो चुका है। राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, यानी मॉरिशस। ओके, तो मॉरिशस पहला देश है जो भारत की जन औषधि योजना में शामिल हुआ है। इस योजना के तहत कम मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत क्या होता है साथियों? कम मूल्य पर गुणवत्ता वाली जो दवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अप्रैल 2018 को की गई थी। कौन सी योजना की बात हो रही है साथियों? भारत की जन औषधि योजना की, जन औषधि योजना की। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉरिशस की। तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ और राजधानी है यहाँ की पोर्ट लुइस। और मुद्रा की बात करें तो यह है मॉरिशस रुपया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो चीन द्वारा की जाएगी, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। तो विश्व एथलेटिक्स परिषद द्वारा वर्ष 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बीजिंग को चुना गया है, जो कि चीन में है। ठीक है, तो बीजिंग को चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद की बात अगर हम करें तो इसकी जो स्थापना है वह 18 जुलाई 1912 को हुई थी। मुख्यालय मोनाको में है। बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, नागालैंड। ओके, नागालैंड ने। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ठीक है, इन्होंने अभी सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। सार्वभौमिक जीवन योजना का जो लक्ष्य है वो परिवार के मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के बाद परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक उन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। जैसे क्या होता है, किसी परिवार की असामयिक मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंटल कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य, जो परिवार में लोग रह जाते हैं जैसे बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक आर्थिक उन्नति पर जो पड़ने वाला प्रभाव होता है उसे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, यानी कि आर्थिक सहायता कुछ प्रदान की जाएगी। किसके तहत? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना के तहत। यह योजना प्राथमिक कमाने वाले के लिए, जो प्राथमिक घर का मुखिया होता है कमाने वाले, ठीक है, उसके लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेगी। ठीक है, क्या करेगी? 2 लाख रुपए बीमा का जीवन बीमा करेगी। ओके, तो साथ ही परिवार के अन्य 3 सदस्यों में से प्रत्येक के लिए 2 लाख रुपए का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। ओके, तो ये हो गई आपके सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की बात। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लोग नागालैंड की। राजधानी है कोहिमा में और राज्यपाल हैं ला गणेशन और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। पढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो ऑप्शन बी सही होगा, 8.4%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनएसओ, द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही जो होती है अक्टूबर से दिसंबर, ओके, में भारत की जीडीपी जो है वो 8.4% रही। महत्वपूर्ण में हम लोग देखें तो दूसरी तिमाही में जो जीडीपी थी वो 7.6% थी, पहली तिमाही में भी 7.6% थी। तो तीसरी तिमाही में बढ़ गई और बढ़ के कितनी हो गई, 8.4%। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है ब्रायन मुलरोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया? तो यह भाई थे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री। कहाँ के भाई? कनाडा के। ओके, तो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने 1984 से 1993 तक कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब बात करें अगर हम कनाडा की, तो राजधानी ओटावा में है, जो मुद्रा है वो डॉलर है, और अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो है जस्टिन ट्रूडो। ओके, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है अजीज कुरैशी का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी सही है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल थे कौन? अजीज कुरैशी। तो कार्यवाहक राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी का 1 मार्च 2024 को 83 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। जब वह उत्तराखंड के राज्यपाल थे उसी के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगर आपसे पूछ ले इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था, तो ये कांग्रेसी नेता थे। ओके, कांग्रेस पार्टी के। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस भाई मनाया जाता है 4 मार्च को, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना दिवस मनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम की बात करें तो थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। पहली बार इस दिवस को 1971 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है विश्व श्रवण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो बहरेपन व श्रवण हानि को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम की अगर हम बात करें तो थीम है बदलती मानसिकता, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। ओके, तो ये इस वर्ष की थीम है और पहली बार इस दिवस को 2007 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण, इसका आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 के दौरान विशाखापट्टनम में किया गया। अभ्यास का ये तीसरा संस्करण था जिसमें नौसेना जहाज किलन और रॉयल मलेशियाई जहाज कैडी लकीर ने भाग लिया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? हज सुविधा ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, स्मृति ईरानी द्वारा। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक और कार्य मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्हीं के द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसी भी जरूरत के समय हाजियों की वर्तमान स्थान की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिससे उनकी मदद की जा सकेगी। जैसे कोई संकट आ जाए तो उनकी मदद हो सके, इसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रदीप महाजन को। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पुनर्पोर्जी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन डी सही होगा, तेलंगाना। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इन्हीं के द्वारा 11 मार्च 2024 को राज्य में
इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए क्या नहीं है, जमीन है, जिन घर बनाने के लिए जिनके पास जमीन है, उन्हें 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसके लिए? आवास बनाने के लिए। ओके, तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए साथियों, जीआई टैग से काफी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं, सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता रहता है जीआई टैग का, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शहबाज शरीफ ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ ग्रहण की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 4 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने दूसरी बार शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई। जो अब साथियों बता दूं आपको कि जो उस समय राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति आरिफ अलवी थे। ठीक है, इसके बाद अभी जो वर्तमान में आज वीडियो बन रही है 15 मार्च को, तो अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। तो इनका नाम याद रखिएगा। तो शपथ किसने दिलाई थी? आरिफ अलवी, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो शहबाज शरीफ पहली बार अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। तब उन्होंने इमरान खान की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हराया था। अगला प्रश्न है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हाल ही में कौन बनी है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, सुमन कुमारी। तो हिमाचल प्रदेश की हैं सुमन कुमारी, जो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन कुमारी ने मार्च 2024 के दौरान इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षक ग्रेड प्राप्त की है। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन कुमारी वर्ष 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है अगला, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, 5 मार्च को। तो निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाया गया। ओके, तो इस दिन का जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से युवा लोगों के बीच निरस्त्रीकरण मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित बसई मेट्रो स्टेशन का जो नाम है वो बदलकर कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आगरा। तो आगरा के बसई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले सरकार ने जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन किया था। ओके, तो उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कारपोरेशन ने 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया है। इसमें ताज पूर्वी गेट, बसई, फतेहाबाद रोड और ताजमहल, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद स्टेशन नाम प्रस्तावित थे, जिसमें जामा मस्जिद का भी नाम बदल गया है और बसई स्टेशन का नाम भी बदल गया है। ओके, पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा, ब्रजेश मल्होत्रा को। तो आईएएस अधिकारी हैं ब्रजेश मल्होत्रा, इन्हीं अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आमिर सुबहानी का स्थान लिया है। बात करें अगर हम बिहार की, तो राजधानी है पटना, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई को लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सही होगा, एक्सिस बैंक। तो फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी कर भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई को लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक के बारे में हम लोग अगर देखें तो इसकी स्थापना होती है 3 दिसंबर 1993 को, मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बी साई प्रणीत, इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, अर्थात ले लिया है। तो जो ये हैं साई प्रणीत, ये तेलंगाना के हैदराबाद से हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है?
तो ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस। ओके, तो फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने संविधान में संशोधन के लिए विशेष सत्र में मतदान किया। तो गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 780। वहीं विपक्ष में पड़े थे 72 वोट केवल। ठीक है, तो इसके साथ ये जो कानून है वो पास हो गया और संविधान में शामिल हो गया। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सरकार इस संशोधन के पारित होने के संबंध में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित करेगी, अर्थात हो चुका है इसका आयोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें याद रखना है कि जो फ्रांस है वो अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लोग फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी सही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्हीं के द्वारा अभी 9 मार्च 2024 को हरियाणा के हिसार में, कहाँ भाई? हरियाणा के हिसार में स्थित जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया गया। ठीक है, किसके माध्यम से भाई? वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से। तो इससे प्रतिवर्ष लगभग 2700 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन में कटौती होगी। किससे भाई? इसी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र से। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन जो सही होगा और बी सही होगा। ठीक है, 6.8%। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान यानी जो पहले अनुमान लगाया गया था 6.1 था, इसे बढ़ाकर अभी 6.8 कर दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना कौनसावां स्थापना दिवस मनाया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 174वां। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो 4 मार्च 1851 में हुई थी तथा 4 मार्च 2024 को इसका 174वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में तो स्थापना तो जैसे मैंने बताया ऊपर 4 मार्च 1851। इसके संस्थापक थे थॉमस ओल्डम और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। साथियों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, और आपने अभी तक द बेस्ट ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको करंट अफेयर का जो डिटेल्स पीडीएफ है वो मिलता रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 मार्च को। तो महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने व उनकी समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम की अगर हम बात करें इस दिवस की तो थीम थी महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। तो ये इस वर्ष की थीम थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मार्च 2024 के दौरान किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयों को स्थापित करने के लिए हाल ही में हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई है। यह इकाई 8,624 करोड़ रुपए की लागत से एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएंगी। इससे राज्य सरकार की इस नीति का लक्ष्य जो है वो 4 वर्षों में 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। सरकार की यह नीति अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। ओके, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, अभी 2 बार बात हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, तो आप लोगों को ये डिटेल पता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिसा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो साथियों, ये जो पोशाक है आपकी ये त्रिपुरा राज्य की है, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। तो त्रिपुरा राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो पोशाक है वो महिलाओं की पोशाक है, यानी इसे महिलाएं पहनती हैं। ओके, तो बात कर लें अगर हम त्रिपुरा की तो राजधानी है अगरतला और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, पशु तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? देखिए साथियों, जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पशु तस्करी रोकने के उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं जम्मू ये एक शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और यहाँ पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सितंबर तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर में। तो भारत और अमेरिकी तटरक्षकों के मध्य पोर्ट ब्लेयर में 9 से 10 मार्च 2024 के दौरान संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। साथियों, एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं जो करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देता, क्योंकि जितनी एग्जाम्स में पूछी जाती है उतनी ही देता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर अधिक डिटेल्स दी जाएगी तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जितनी उपयोगी जानकारी है उतनी ही मैं शामिल करता हूँ। तो आप लोग ये ना समझिए कि और जो चैनल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स देते हैं और यहाँ पर डिटेल्स बहुत कम मिलती है। तो यहाँ पर उतनी ही डिटेल्स दी जाती है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, ठीक है। फालतू का पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, समय की बर्बादी भी होगी। तो हमें क्या करना है, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो हम लोग जॉब लेनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ज्ञान भी लेते रहेंगे। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भाई सही उत्तर इस प्रश्न का होगा 6.8%, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो वर्तमान में 7.6% है, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी वृद्धि दर है क्रिसिल के अनुसार वो 7.6% है, और इसने 2025 में जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वो 6.8% है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व के पहले फ्लोटिंग थीम पार्क द रीग, इसका नाम है, तो नाम आप लोग याद रखिएगा। द रीग का निर्माण हाल ही में किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में दुनिया के पहले फ्लोटिंग थीम पार्क जिसका नाम है द रीग का निर्माण हाल ही में किया जाएगा। यह 1.6 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्रफल पर होगा। इसे ऑयल पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, किसे? ऑयल पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। द रिग के सेंटर में 3 बड़े होटल होंगे, ठीक है। जो द रिग है इसके जो सेंटर में 3 बड़े होटल हैं, जिनमें कुल 800 कमरे हैं। ये जानकारी है भाई द रिग की, ठीक है। तो आप लोग बोर मत होइएगा, सुन लीजिएगा पूरी जानकारी। तो यहाँ खाने पीने के लिए 11 रेस्टोरेंट हैं इसी में, द रिग में। और द रिग एक सबसे स्पेशल फीचर इसका है एडवांस मरीना। क्या है? एडवांस मरीना। यहाँ 50 नावों को खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा हेलीपैड, हवाई मार्ग से आने वाले मेहमानों के लिए आना जाना भी काफ़ी आसान है, और इससे सभी लोग गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, यानी हेलीपैड भी बनाया गया है, ओके, इस पे। तो ये भाई दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क है, यानी तैरता हुआ। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ। इसका नाम क्या है? द रीग। तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। अब लोग हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की, क्योंकि ये बनाया जा रहा है सऊदी अरब में। तो राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भाई ये काम करा है अभी केरल ने, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला, यानी सरकार के अंडर वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, सी स्पेस। तो इसे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना। क्या है? सुसंगत जानकारी प्रदान करना तथा क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना। इसका प्रबंधन जो है वो केरल राज्य फिल्म विकास निगम यानी KSFDC द्वारा किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं में 7500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडार और 5000 नीति दस्तावेज, 9000 से अधिक डेटा सेट, 1400 से डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन शामिल हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी जल संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बॉस रणनीति सहित 10 क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं। ओके, तो जो 2 क्रॉस कटिंग विषय लिंग और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। किस पर भाई? लिंग और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। तो बात कर लेते हैं हम लोग केरल की। राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, जन औषधि दिवस की तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए सही है 7 मार्च को। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 6वां जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो जेनेरिक दवाओं के लाभों और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार इस दिवस का जो आयोजन है वो वर्ष 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो भाई ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, स्वीडन। ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्वीडन। तो स्वीडन जो है वो आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन गया है। कौन से नंबर का भाई? 32वां। ठीक है, तो याद रखिएगा 32वां। तो गठन इसका जब कब हुआ था भाई, हम देख लेते हैं। नाटो क्या है, जब नाटो की बात हो रही है तो इसका जो गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था और गठन के समय केवल 12 सदस्य थे इसमें, और वर्तमान में 32 सदस्य हो गए हैं। और 32वां कौन सा बना है भाई? ये स्वीडन बना है आपका। और इसका जो मुख्यालय है नाटो का, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव जो वर्तमान में है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि नाटो के जो महासचिव हैं वो किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। नाटो के गठन का उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो इसका उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। किसके विस्तार को? सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर कोई भी देश हमला करता है, जो नाटो के 32 सदस्य हैं, ठीक है, इस पर अगर कोई भी देश हमला करेगा, ठीक है, तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो की अलग से कोई सेना नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है कि नाटो की अलग से कोई सेना नहीं है, लेकिन नाटो के सभी सदस्य एक देश जो है वो एकजुट होकर संकट में कार्यवाही कर सकते हैं। मान लीजिए 32 देश हैं इसके सदस्य, ठीक है, किसी एक पर किसी ने हमला किया, किसी देश ने, ठीक है, तो जो बाकी 31 देश हैं उनकी सभी सेनाएं जो हैं वो इसके साथ मिलकर इस देश से लड़ाई करेंगी। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग हाल ही में किसने जीती है? तो भाई ये लीग जो जीती है वो फ्रांस ने जीती है। तो स्पेन ने जीती है। ठीक है, स्पेन ने जीती है फ्रांस को हराकर। तो स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग का खिताब जीत लिया है। तो ये पहला संस्करण था इसका, इसलिए इसे याद रखिएगा। किसने जीता है भाई? स्पेन ने जीता है। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, तामस सुलियोक हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, हंगरी के। तो ये भाई हंगरी के राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुलियोक। तो तामस सुलियोक हाल ही में हंगरी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। उनसे पहले केटालिन नोवाक हंगरी के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने वहां की जनता के विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हीं के बाद इन्हें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तामस सुलियोक के। तो बात कर लेते हैं हम लोग हंगरी की। तो इसकी राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है और राष्ट्रपति अभी बने हैं तामस सुलियोक। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? फोरेंट। ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राजकुमार विश्वकर्मा हाल ही में किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो भाई ये ऑप्शन इसका सी सही होगा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो पूर्व डीजीपी हैं राजकुमार विश्वकर्मा, जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनके अलावा 10 और लोगों को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई ये तो जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और इसके अलावा जो है 10 लोगों को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य सूचना आयुक्त में अगर हम लोग देखें तो इसमें है सुधीर कुमार सिंह, गिरिजेश कुमार चौधरी, दिलीप कुमार अग्निहोत्री, पुदुम नारायण, स्वतंत्र प्रकाश, मोहम्मद नदीम, राजेंद्र सिंह, शकुंतला गौतम, राकेश कुमार और बीरेंद्र प्रताप सिंह। बात करें उत्तर प्रदेश की तो हम 2 बार बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगी ये जानकारी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहां संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया?
तो भाई सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया भाई? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 5 मार्च 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, इन्होंने भाग लिया। और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़, इन्होंने भी भाग लिया। किसके तौर पर भाई? मुख्य अतिथि के तौर पर। और उद्घाटन किसने किया? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। तो राजधानी है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी राजधानी है धर्मशाला, जो कि शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एआई नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मिशन को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, इंडिया एआई। तो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी इंडिया एआई को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 10,371.92 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देना और एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। अगला एक प्रश्न साथियों, ये थी आपकी करंट अफेयर, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें। ये 4 मार्च से 10 मार्च तक की करंट अफेयर्स थी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है। ओके, तो इसका जो पीडीएफ है वो मेंबरशिप के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध ऐप पर करा दिया गया है। तो वहां से मेंबरशिप जो भी ले चुके हैं स्टूडेंट्स, वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और बाकी अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा। मेंबरशिप के थ्रू आपकी करंट अफेयर की बेहतर तैयारी हो जाएगी। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।